बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ायज़ा शराज़ी। नाज़रीन, सबसे पहले तो चलते हैं जीबी में, मतलब वहाँ की सूरत हाल देखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन क्या आया है, ऐसा लग रहा है कि तमाम सियासी हुक्मरान जमातें, क्योंकि सारी हुक्मरान सियासी जमातें ऑलमोस्ट एक जमात को छोड़ के हुकूमत में ही हैं, किसी न किसी एंगल से एक दूसरे के आमने सामने आके खड़ी हो गई हैं। इलेक्शन का ये माहौल होता है हर जगह। आप बेशक एक सूबे में एक दूसरे के साथ हों, साथी हों, आपकी मिलजुल के हुकूमत बनी हो, एक दूसरे का साथ देते हो, लेकिन दूसरे सूबे के जब इलेक्शंस होते हैं तो एक दूसरे के आमने सामने आके खूब तकरीर करते हैं, तकरीर के साथ तुंदो तेज़ बयानात देते हैं, फिर तनकीद के निश्तर चलाते हैं। ये सारी सूरत हाल हमें देखने में आती है। बहरहाल एक दूसरे को जीबी में आंखें दिखाई जा रही हैं। बड़े मियाँ साहब भी वहाँ पे पहुँच गए हैं। ख़तून अव्वल मोहतरमा आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहबा भी वहाँ पे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी वहाँ पे हैं। नाज़रीन, सबके अलावा हम देख रहे हैं कि और भी बहुत से तरीके इंसाफ के लोग भी वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ को इजाज़त है, कुछ को इजाज़त नहीं है खैर वहाँ पर जाने की। लेकिन नाज़रीन, सबके साथ साथ दूसरी जगह हम देख रहे हैं कि केपी की हुक्मरान जमात में भी काफ़ी इश्यूज़ बन गए हैं। उनको इस टाइम फोकस करना चाहिए था अंदरूनी इख्तिलाफ़ात को एक साइड पे रख के इन इलेक्शंस को किस तरह से उन्होंने विन करना है, इलेक्शन को किस तरह से देखना है, मुहिम किस तरह से चलानी है। अपने इख्तिलाफ़ात उनके इतने अरूज पे पहुंच गए कि इलेक्शन तो शायद कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। आज़ाद कश्मीर में भी कुछ अरसा पहले नाज़रीन आपको याद होगा वहाँ पे कुछ एहतजाज किए गए थे और बड़े वादे वईद किए गए थे। वहाँ पे कुछ मुज़ाकरात वगैरह भी हुए थे, लेकिन अब वो मुज़ाकरात जो हुए थे, जिस बेस पे मुज़ाकरात हुए थे, मतलब जिस बेस पे जो एग्रीमेंट हुआ था, जिन पॉइंट्स पे वो एग्रीमेंट फुलफ़िल हुआ नहीं है, वो जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। तो वहाँ पे भी एहतजाज की सूरत हाल है, वहाँ पे भी हालात मखदूशी दिखाई दे रहे हैं। 9 जून को वहाँ पे भी एहतजाज किया जाएगा, ये एहतजाज की कॉल है। सूरत हाल क्या है, सब पे बात करते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में होने क्या जा रहा है। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में बाकायदा इंतखाबी मैदान जो सजा हुआ है, मुहिम जो है अपने अरूज पे है। 24 नशिस्तें हैं टोटल वहाँ पे जिन पे इलेक्शंस हैं, लेकिन दूसरी टेक्नोक्रेट्स वगैरह के मिला के तो 33 पे नंबर चला जाता है। 33 में से 17 का मैजिक नंबर होता है जिसको विन करना होता है, जिसके बाद आप अपनी हुकूमत बना सकते हैं। अच्छा, पहली मरतबा मैं आपको वहाँ पे बता दूँ थोड़ी सी हिस्ट्री ताकि डिस्कशन में आसानी रहेगी। जो वहाँ पे पहला सीएम बना था जीबी में, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। उसके बाद एक मरतबा नून लीग का भी वहाँ पे सीएम आया, एक मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी सीएम आया। यानी कि जीबी की आवाम ने तीनों बड़ी सियासी जमातों का एक एक दफ़ा सीएम का मज़ा चख लिया है। तीनों का तर्ज हुकूमत भी देख लिया है, तर्ज सियासत भी देख लिया वहाँ पे। अब देखते हैं क्या होता है, किसके नाम ये कुर्रा निकलता है। बहरहाल जो इंतखाबात में माहौल गर्मा गर्म ऐसे लग रहा है जैसे भट्टी से निकलते हुए वादे दावे किए जा रहे हैं अवाम के साथ। बड़ी बड़ी बहस वहाँ पे की जा रही है, गिले शिकवे भी किए जा रहे हैं। जैसे कि बड़े मियाँ साहब ने खूब कल गिले शिकवे किए, क्योंकि बड़े मियाँ साहब पहुँच गए ना वहाँ पे जीबी की इंतखाबी मुहिम के लिए। पहले तो वो मुझे क्यों निकाला का वो 2017 में अटके हुए हैं, मुझे क्यों निकाला का उन्होंने वहाँ पे गिला कर दिया है। 2026 चल रहा है, बड़े मियाँ साहब निकल आइए उस सब से, क्यों निकाला। अब जीबी की आवाम का इसमें क्या कसूर है। अब जीबी की आवाम से जाके पूछते हैं कि मुझे क्यों निकाला। पंजाब से पूछे ना, विफाक से पूछे मुझे क्यों निकाला। जीबी की आवाम का इसमें क्या लेना देना। बहरहाल जी, उन्होंने वहाँ जाके उनसे गिले शिकवे भी किए, भाई आप क्यों नहीं खड़े हुए, आप क्यों नहीं मेरे लिए आए, आपने आवाज़ नहीं उठाई, इस तरह की उन्होंने बातें की। बहरहाल मीठी मीठी बातें भी की जा रही है, क्योंकि आवाम की सबसे ज़्यादा अहमियत, कदर व कीमत का अंदाज़ा कब होता है, जब इलेक्शंस होने होते हैं। इलेक्शन में आवाम याद आ जाती है ना बेसिकली सियासतदानों को। आगे पीछे तो आवाम बेचारी रुलती है, चीखती है, ख़ुदकुशियाँ करती है, कोई तो उसको घास ही नहीं डालता। लेकिन इलेक्शन में चूँकि सो कॉल्ड किस्म के वोट तो चाहिए ही होते हैं, तो इलेक्शन में फिर उनको बड़े बड़े जलसे भी करने होते हैं, मुहिम दिखानी होती है ना, आवाम उनके साथ है, तो फिर आवाम भी याद आ जाती है, उनके डोर टू डोर मुहिम भी याद आ जाती है। घरों में जाते हैं, फिर जिसकी जो चाहिए होता है वो कोशिश करते हैं कि वो यही चंद दिन होता है जिस जो आवाम नज़र आती है, आगे पीछे तो आवाम नज़र ही नहीं आती। खैर हमारे मुल्क में माशाल्लाह से आवाम का दर्द भी इन्हीं दिनों में महसूस होता है। आगे पीछे आवाम चीखती रहे, कौन देखता है इन सियासी जमातों में से। वोट लेना है, माहौल गरमाना है, ये सारी जीबी की सूरत हाल है। नाज़रीन, बड़े मियाँ साहब का कहना था 2017 में एनएफसी के लिए कमेटी बनाई थी, 2018 में हमें फारिग कर दिया गया। इस सब पे डिबेट रहेगी, लेकिन सबसे पहले एक ज़रा जल्दी से डिस्कशन करेंगे बजट के हवाले से। बजट जो कि माना कि कुछ दिन आगे हो गया है, और इसकी रीज़न भी बताई जा रही है कि हो सकता है कि पीपल्स पार्टी ने चूँकि थ्रेट किया था, और कुछ ऐसी कानून साजी भी करने की ज़रूरत है जिसके बगैर ये बजट के जो अगले साल के अहदाफ हैं, या अगले साल जो चाह रहे हैं कि जो फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स हों, वो नहीं मिल सकेंगे। तो उसके लिए थोड़ा टाइम गेन किया गया है। बहरहाल मिली जुली इत्तलात हैं,
हमारे मुल्क में तो तब तक कुछ भी कंफर्म नहीं होता जब तक हो नहीं जाता, तब तक इत्तलात ही रहती हैं। इस सब पे डिबेट रहेगी क्योंकि बिलावल साहब भी खूब गरजे बरसे हैं, मोदी अभी जारियत कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने अवाम को भी कह दिया है कि 7 जून को जियाला वज़ीर आला मुंतखब कराएंगे। जियाला वज़ीर आला, देखते हैं कि GB की आवाम किसको मुंतखब करती है। वैसे कल उन्होंने फॉर्म 47 का भी कह दिया था कि आप फॉर्म 45 पे आ जाएं, 47 को मैं खुद ही देख लूँगा। अब वो कैसे देखेंगे ये अब मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। डिबेट रहेगी इस सब पे प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है अब्दुर्रहमान ख़ान है, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। मियां इमरान अहमद साहब हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया मैं साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। आसिफ बाजवा साहब हैं, PMLN के सीनियर मेंबर है, बहुत शुक्रिया बाजवा साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ज़रा शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं बजट के हवाले से, और सबसे पहले मैं पूछूंगी मियां साहब से। मियां साहब, बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है। अच्छा, कुछ डायलॉग्स मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था, ऐसे लग रहा है जैसे बजट का हिस्सा ही बन गए हैं। जैसे बजट स्पीच जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ऐसे कुछ डायलॉग हर साल आवाम को एक मंझन के तौर पे बेचने के लिए भी ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, आवाम दोस्त बजट होगा, गरीब का सोचा जा रहा है और रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, बजट में आवाम के लिए कुछ बेहतर इकदाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज आके जो बजट पेश किया जाता है वो तो अशराफिया का बजट होता है, जो कि जिसको मर्जी अल्फाज का गोरख धंधा इस्तेमाल करके कहा जाए कि जी आवाम दोस्त बजट है, होता नहीं है। आम आदमी के लिए तो बजट नहीं होता, उसमें महंगाई के अलावा सैलरी तबके पे टैक्सेस के बोझ के अलावा कुछ नहीं होता है। अब की दफ़ा बजट इस हुकूमत का तीसरा बजट है, प्राइम मिनिस्टर साहब का वैसे ओवरऑल देखे तो 5वां बजट है। कुछ बेहतरी देख रहे हैं इस बजट में जैसे अभी दावे किए जा रहे हैं? सबसे पहले तो ये है कि जो बजट पेश होने जा रहा था उसकी पहली नाकामी ये हुई है कि 5 तारीख मियां साहब की आवाज़ नहीं क्लियर। मियां साहब आपकी आवाज़ नहीं, हुकूमत को वो डेट चेंज करनी। जी प्लीज़। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, थोड़ा वॉल्यूम अप कर दें प्लीज़। हाँ जी आ रही है मियां साहब, कंटिन्यू रखिए प्लीज़। सबसे पहली तो बात यह है कि हुकूमत की पहली नाकामी पहली स्टेज पर ही आ गई है बजट के हवाले से कि 5 तारीख को बजट पेश किया जाना था, लेकिन उस बजट पे कंसेंसस नहीं हो सका है। ना ही हुकूमत का अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ कंसेंसस हो सका है, ना ही IMF के साथ कंसेंसस हो सका है, और ना ही पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके साथ कंसेंसस हो सका है। अवाम के साथ कंसेंसस तो कभी बजट का रहा ही नहीं है। तो अब ये बजट 5 तारीख की बजाय 10 तारीख को पेश होगा जी। तो इस बजट को लेट करने की कुछ बुनियादी वजूहात हैं जो कि जानना ज़रूरी हैं। उससे ही अंदाज़ा हो सकेगा कि आने वाला बजट जो है वो कितना जनरल पब्लिक फ्रेंडली हो सकता है। सबसे पहली वजह ये है बजट के लेट होने की कि हुकूमत का जो हमारी वफाकी हुकूमत है उसका NFC अवार्ड के ऊपर सूबों के साथ एक मसला चल रहा है जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं। प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है कि तकरीबन 200 अरब रुपए जो हैं वो डेवलपमेंट फंड में वफाक के लिए रखे जाएं, लेकिन उसका फंड अरेंज नहीं हो रहा है और ये सजेशन दी गई है कि वफाकी हुकूमत वो बजट सूबों से ले ले और NFC को थोड़ा एडजस्ट किया जाए और वहाँ से पैसा लिया जाए, जिस पर सूबे एग्री नहीं है। दूसरी बात ये है कि IMF के साथ जो मामला तय किए गए हैं FBR के रेवेन्यू के हवाले से वो भी अभी तक शक व शुबात में हैं, और IMF ने बेसिकली ये पाबंदी लगाई है कि आपने जो बिजली के ऊपर सब्सिडी देने के लिए 823 अरब रुपए का बजट रखा है, वो IMF को काबिल कबूल नहीं है। IMF कहती है कि आपने ये सब्सिडी नहीं देनी है। इसके अलावा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे 800 अरब रुपए का जो बजट रखा है उस पर भी IMF को एतराज़ात हैं। इसका मतलब ये हुआ कि IMF अगर इन दो फिगर्स पर नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में बिजली भी मज़ीद महंगी होगी और आम आदमी को, एक गरीब इंसान को जो बेनजीर इनकम सपोर्ट से रिलीफ मिल रहा था वो रिलीफ भी नहीं मिलेगा। यानी कि आने वाले दिन आम आदमी के लिए मजीद मुश्किल होने वाले हैं। लेकिन मियां साहब मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। मियां साहब थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी, ये आप प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए था कि मियां साहब आप प्रोटेक्टेड सार्फिन की बात करें ना 200 यूनिट तक के,
मियां साहब, आप प्रोटेक्टेड यूनिट्स की बात करें, प्रोटेक्टेड सार्फिन की बात करें, लेकिन कल जो स्टेटमेंट आई थी उसमें कहा जा रहा है कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को हम नहीं छेड़ेंगे, उनको वैसे सब्सिडी मिलती रहेगी। असल में प्रोटेक्टेड सार्फिन को जो सब्सिडी दी जा रही है उसकी फॉर्म को ये चेंज करना चाह रहे हैं। ये उसको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए फाइनेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए फाइनेंसिंग है ये बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे देने की गई। और आज हम देखते हैं कि पेट्रोल के ऊपर आम आदमी को सब्सिडी नहीं मिल रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हुकूमत अपने कागजात में और अपनी मुहिम में, अपने नारों में ये बताना चाहती है कि हम तो सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन इन रियल वर्ल्ड अगर आप देखें तो आम आदमी को सब्सिडी नहीं मिल रही पेट्रोल पे। बिल्कुल इसी तरह बजट में भी होगा, बिजली के बिलों के साथ, यूनिट्स के साथ। जो 200 यूनिट्स की प्रोटेक्टेड कैटेगरी थी उसको ये ख़त्म कर देंगे जनवरी में, और उसमें सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने QR कोड के जरिए स्कैन किया होगा उनको ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए उनके अकाउंट में पैसे डलवाया करेंगे। वो पैसे किसको मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे, ये एक बहुत बड़ी बहस है, और ये सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज नहीं है जिससे आम आदमी को रिलीफ मिल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में जो बिजली है वो आम आदमी के लिए बहुत महंगी होने वाली है। मियां साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ये बड़ा मेन पॉइंट है। मैं यही चीज़ ज़रा बाजवा साहब से जान लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। कुछ आपकी आवाज़ का इशू भी है, मैं अपनी टीम से कहूँगी ज़रा इसको फिक्स करें। बाजवा साहब, ये जो अभी मियां साहब ने बात की है कि जो फार्मूला आप लेके आ रहे हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत प्रोटेक्टेड सार्फिन जो QR कोड है उसको स्कैन करेंगे तो उसके थ्रू उनको भी सब्सिडी मिलेगी। बहुत सारे ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो कि ना तो बेनजीर इनकम सपोर्ट से माली मदद ले रहे हैं, ना ही आपकी किसी और स्कीम से माली मदद ले रहे हैं, लेकिन अपने घर में रहते हुए वो अपनी जेब को जिस भी तरह से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्टेड रखा हुआ है अपनी सफ़ेद पोशी की वजह से। क्यों आप लोगों का भरम जो है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं? ये क्या तरीका होगा, ज़रा आप ही समझा दीजिए, क्योंकि अगर वाकई जिस तरह से मियां साहब कह रहे हैं ऐसे है तो ये बहुत गलत हरकत होगी। बाजवा साहब, देखिए जरा आवाज की एक और डबल दे। पहले मियां साहब की आवाज डबल थी, मेरा ख्याल है मेरी भी डबल आ रही है। नहीं, आपकी सही आ रही है जी, प्लीज। ओके, देखिए बात यह है कि इससे पहले भी प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये चीजें हाईलाइट हो चुकी हैं कि BISP में बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो गरीब नहीं है। बड़े बड़े हाई अप्स की बेगमात के नाम है, उनके बच्चों के नाम है, और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जो हैं उनके नाम है, लेकिन वो लोग वहां से बेनिफिट्स ले रहे हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे लोग जो हैं वो उसमें हकदार हैं। ऐसे लोग भी शामिल हैं जो हकदार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि अगर आज के दौर में अगर कोई गरीब आदमी है, अगर कोई इस काबिल नहीं है कि वो अपनी रोजी रोटी चला सके, उसको गवर्नमेंट की फेवर की जरूरत है, तो लोगों को उस लिस्ट में शामिल किया जाना बहुत ही मुश्किल काम है। किसी नए आदमी का किसी की बड़ी अप्रोच हो तो वो उसको शामिल किया जाता है। ये तहफुजात है और ये हकीकत भी है कि इसको मिसयूज किया जा रहा है। साहब, जब आपको पता है कि इसको मिसयूज किया जा रहा है, तो जो पॉइंट अभी मियां साहब ने सामने रखा है कि BISP के साथ प्रोटेक्टेड सार्फिन को आप सब्सिडी देंगे, तो फिर ये क्यों ज्यादती कर रहे हैं? ये तो गलत है ना, जब आपको पता है कि वहां पे बहुत सारे ऐसे हैं जो डिजर्विंग नहीं है। सिंपल सा मेथड यही होना चाहिए, जिसने अपने बिल्स को कंट्रोल किया है उसको सब्सिडी मिले। देखिए मेरी बात सुने, आप अगर सिस्टम को कंप्यूटराइज कर देंगे तो उस कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को आप बड़ी आसानी के साथ रीचेक कर सकेंगे। सिंपल सी बात है कि जिस बंदे ने 200 के अंदर अंदर अपने यूनिट्स रखे हुए हैं,
इतनी गर्मी में भी आप उसको उस प्रोटेक्टेड से निकाल के कह रहे हैं कि बीआईएसपी के अंडर वो आएगा तो उसको वो सब्सिडी मिलेगी। मैं तो इस पॉइंट पे आ रही हूँ कि जो अगर बीएसपी के अंडर नहीं आ रहा उसके ये पॉइंट क्यों खत्म कर रहे हैं? अच्छा, मेरी बात सुन लें। जी जी। मैं अर्ज करता हूँ कि एक घर में लोगों ने 2-2, 3-3, 4-4 मीटर लगा रखे हैं। अच्छा, ठीक है। ये आपके इल्म में होगा और तमाम वापदा ऑफिशियल जो है उनको भी इस बात का बड़ा क्लियर कट पता है। अब बात आप ये करते हैं कि अगर कोई 200 यूनिट से कम प्रोटेक्टेड सारफ है तो उसको बीआईएसपी में आना पड़ेगा। अगर वो बीआईएसपी में नहीं आएगा, में कैसे आएगा? कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए कि नहीं? सर बीआईएसपी में कैसे आएगा? कर रही है गवर्नमेंट, जब आपको पता है कि क्राइटेरिया मुकर्रर कर रहे थे। मेरी बात सुने ना बाजवा साहब, जब आपको ऑलरेडी पता है कि बीएसपी में बहुत सारे, आप खुद ही अभी ऑन एयर इस चीज का एडमिट कर रहे हैं ना कि मेजॉरिटी जो है वो, या बहुत ज्यादा ऐसे मेजॉरिटी चले छोड़ दें, ज्यादातर लोग जो हैं वो ऐसे जो डिजर्विंग नहीं है, आपने खुद ही ये एडमिट किया। तो जब आपको पता है कि बीआईएसपी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजर्विंग नहीं है, तो जो डिजर्विंग बीआईएसपी में नहीं है और खुद आप एडमिट करें कि उसमें ऐड करना अपने नाम को बड़ा मुश्किल है, तो फिर आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि हकदार तक उसका हक पहुंचेगा? नहीं देखें, मैं आप दूसरे एंगल से बात कर रहे हैं, मैं दूसरे एंगल से बात कर रहा हूं। मैं एंगल समझा दें मुझे कि बेनजीर इनकम सपोर्ट में उसको भी हम क्लैरिफाई कर लेंगे, जो वहां पे डिजर्विंग नहीं है उसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे कि वो उसमें से निकल जाए। ठीक है, चले नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछती हूँ कि मैं जरा अब्दुल रहमान की तरफ आ जाऊँ, फिर मैं आपसे ये पूछूंगी कि बीएसपी में फिर आपका क्या प्रोसेस होगा जिसमें नाम एंटर करना है। अब्दुल रहमान, आपने मियाँ साहब की भी बात सुनी है, आपने बाजवा साहब की भी जस्टिफिकेशन सुनी है कि बीएसपी के अंडर आना पड़ेगा। मेरा एक्चुअल पॉइंट ये था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीएसपी के अंडर नहीं है या सफ़ेद पोशी में वो अपना नाम उसके अंदर डालना ही नहीं चाह रहे हैं, वो नहीं लेना चाह रहे हैं हुकूमत से माली मदद, जैसे तैसे करके वो अपना बजट खुद चला रहे हैं। अब हुकूमत कहती है नहीं जी, आपने हमसे पैसे लाजमी लेने हैं, जो हम आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरू करके जिस भी तरह से बीआईएसपी के पैसे मिलते हैं, आपने भी देखे, मैंने भी बड़े सारे सो कॉल्ड विजुअल्स देखे हैं, वही तरीक़ाकार होगा, अदरवाइज़ आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो जो बंदा पूरा महीना कोशिश कर रहा है कि उसका 200 से यूनिट ना बढ़े, 200 के अंडर रहे, वो बीएसपी में जाएगा और बीएसपी में नाम सामने आ जाते हैं। तो एक आम आदमी का यहाँ पे इज्जत नफ्स मजरूर ना हो, उसका क्राइटेरिया क्या रह जाएगा पीछे? मैं तो सिर्फ ये पॉइंट सामने रख रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। फैज़ल साहब, अब बात यह है कि हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। पाकिस्तान में 2 इकोनॉमीज रन होती हैं, एक अशराफिया की मईशत है और एक आम आदमी की मईशत है। ये दोनों मईशतें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ी हुई हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको थोड़ा सा इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। पहले तो ये मुतालबा करें कि इस मुल्क के जो सबसे मुस्तहिक तरीन लोग हैं, जो एलीट कैप्चर है, जो अशराफिया है, सबसे पहले उनके नाम, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग एमएनएस, एमपीएस, सेनेटर्स, इन सब के नाम पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में डालें। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आम आदमी की जो बजट में तनख्वाह बढ़ती है ना, वो 5%, 10% बढ़ती है। ये वाहिद गरीब मफलूकुल हाल लावारिस शोबा और तबका है जिसकी तनख्वाह 500% बढ़ती है। इनकी तनख्वाह में एक ही जंप में 5-5 लाख रुपए का इजाफा होता है, इनके टीए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो बेचारे गरीब पार्लियामेंटेरियन है, अरकान असम्बली और हुकूमत के लोग हैं, इनको सबसे पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर शामिल करें ताकि इनकी गुर्बत कम से कम, इसको जरूर एड्रेस किया जाए। आम आदमी की सफेद पोशी को छोड़ दें, ये फ्रॉड है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ये जो रिलीफ के ड्रामे, ये टोपी ड्रामे हैं। आप इस चीज को समझिए कि गरीब आदमी के लिए इस मुल्क में रखी हुई है इन्होंने IMF। ये कहते हैं हम बिजली महंगी नहीं करते, हम पेट्रोल महंगा नहीं करते, हम गैस महंगी नहीं करते, हम तो पेट में पत्थर रखते हैं। तो जो कुछ करती है ये IMF करती है, हम कुछ नहीं करते। तो भाई अगर सारे ये वाकई कुछ नहीं करते ना अब्दुल रहमान, ये वाकई कुछ नहीं करते, ये सिर्फ अपनी तनख्वाहें 180% बढ़ा लेते हैं विफाक में,
400% बढ़ा लेते हैं पंजाब में, और ये वाकई कुछ नहीं करते हैं। देखिए बात यह है कि इस मुल्क में जब भी आप रिलीफ की बात करेंगे, रिफॉर्म्स की बात करेंगे, आपको एक ही तराना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो एक ही तराना आपको सुनाएंगे। वो कहते हैं हम तो रिलीफ देना चाहते हैं मगर IMF हमें रिलीफ नहीं देने देती, ये इनकी मंतक है। लेकिन अगर इन्हें लग्जरी जहाज खरीदना हो पंजाब में 12 अरब रुपए का, IMF इन्हें नहीं रोकती। अगर FBR को 1000 गाड़ियां खरीदनी हो, टैक्स रिफॉर्म्स के नाम पे डाके डलते हैं इस मुल्क में, मगर यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर भी IMF इनको नहीं रोकती। IMF अरकाने असम्बली की तनख्वाहों में लाखों रुपए के इजाफे पर IMF खामोश है। IMF कहाँ बोलती है? जहां गरीब को बिजली सस्ती देने की बात हो वहां IMF आगे खड़ी कर देते हैं, वहां पेट्रोलियम लेवी खड़ी कर देते हैं, वहां पे गैस महंगी कर देते हैं। ये सब कुछ IMF के खाते में है। अब आप ये देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि तर्ज़े हुक्मरानी का मसला है। दो मुल्क हैं, दो कहानियां हैं। ये एक हफ्ता पहले की मैं हेडलाइन एक अखबार की आपको बता रहा हूं। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की ऑस्टेरिटी ड्राइव है और उसका 10 माह का रिजल्ट ये है कि पिछले साल की निस्बत 12% से ज्यादा अखराजात पे इजाफा हो गया। ये कहानी है पाकिस्तान की। अब ये साथ की मुहिम चला रहे हैं और दूसरी तरफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, 2 गाड़ियों का काफले पे आ गया कि पेट्रोल अवाम अफोर्ड नहीं कर सकती, 3 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है, उससे अपना स्क्वाड खत्म करती है। तो आप ये देखिए कि उनके रिजल्ट्स कितने हैं और हमारे कितने। यहाँ पर वजीर खजाना की सबसे बड़ी कामयाबी है क्या? सबसे बड़ी कामयाबी है कि IMF से हमें किस्त मिल गई, हमें IMF का पैकेज मिल गया। ना इनकी कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ना इनकी कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, ना इनकी कोई एग्रीकल्चरल पॉलिसी है। इनकी पॉलिसी क्या है कि आज हर आदमी 3,25,000 रुपए का मकरूज है। ये इनकी मईशत है। ये जो अरस्तू बिठाते हैं ना IMF से ला के, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, इन सब की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो लीड कैप्चर पर मबनी है आम आदमी के लिए। अब ये बहस हो रही है अभी जी कि वो उसको मनाने के लिए जा रहे हैं, वो वक्त उससे मिल रहा है, सब टोपी ड्रामा है। इनके पास क्या इख्तियार है? ना इनकी पॉलिसी अपनी है। ये तो IMF बताती है कि जनाब GST कितने फीसद होगी, ये तो IMF बताती है कि पेट्रोलियम लेवी कितने की होगी, आप बिजली कितने की सेल करेंगे, आप शाय खुर्तनोश को किस कीमत पर बेचेंगे। मार्केट फ्री इकोनॉमी के नए प्रिंसिपल जिसने पंजाब की एग्रीकल्चर का भट्टा उड़ा दिया, कत्ल कर दिया किसानों का, और ये सारे फैसले तो IMF कर रही है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ ये फोटो सेशन के लिए रखे हुए हैं कि ये हुकूमत है, ये ऑपोजिशन है। इनका कोई इकोनॉमिक विजन नहीं है। 23 प्रोग्राम पाकिस्तान IMF के ले चुका हुआ है। आप बता दें पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? बद से बदतर। यहाँ पे नहली का मुकाबला है, बेशर्मी का मुकाबला है। यहाँ पे हर बजट IMF फ्रेंडली, अशराफिया फ्रेंडली, रीट फ्रेंडली, और हर बजट गरीब दुश्मन, किसान दुश्मन, मजदूर दुश्मन, काश्तकार दुश्मन। ये इनका असल चेहरा और लुपे लुबाब है। अब आप बता दीजिए यहाँ पर यह पेंशनर्स के लिए क्या इस मुल्क में है, इस मुल्क में मजदूर के लिए इनके लिए क्या है, किसान के लिए क्या है? हर बंदे को ये इज्जत से आपको रोजगार नहीं देंगे। अब्दुर्रहमान, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी, अब्दुर्रहमान थोड़ा सा ऐड करूंगी, फिर मैं मियां साहब की तरफ आती हूँ कि यहाँ पे चलें जो पेंशनर्स हैं या जो सरकारी मुलाजम हैं और मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में तो चलें फिर भी कोई 5% या 10% इजाफा हो जाता है। जो प्राइवेट मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में तो वो भी इजाफा नहीं होता। और सबसे बढ़कर जो मज़दूर, पिछले साल मज़दूर की बेसिक सैलरी 37,000 थी। मियां साहब आपकी तरफ क्वेश्चन लेके आ रही हूँ। पिछले साल मज़दूर की बेसिक सैलरी 37,000 थी, उससे पिछले साल 37 फिक्स की गई थी। पिछले साल भी कहा गया जी मजदूर की बेसिक सैलरी चेंज नहीं की जाएगी।
फिर अपनी सारी हुकूमतों की मैं बात कर रही हूँ, अपोजिशन को मिला के जितने भी इस वक्त ऐवानों में बैठे हुए हैं, अपना उनको ख्याल आया, पॉइंट बड़ा वैलिड अब्दुर्रहमान का, कि सबसे पहले जितने भी ऐवानों में, जितने भी असम्बलियों में लोग बैठे हुए हैं, इनका नाम BISP में शामिल करें, क्योंकि इन्होंने विफाक में अपनी 188% सैलरी बढ़ा ली और पंजाब असम्बली में 400% सैलरी बढ़ा ली, ये कह के कि हमारा गुजारा नहीं होता इतनी महंगाई में। तो आम आदमी जिसका अपने पिछले साल बेसिक सैलरी जो थी, मजदूर तबका, दिहाड़ीदार तबका 37 की 37 रहने दी, उसका गुजारा कैसे होगा? उसकी बढ़ानी हो तो 5%, 10%, अब कहा जा रहा है कि हो सकता है 40 से 45 हज़ार कर दें। भाई आपकी पॉकेट से तो नहीं जाना ना, आप उसका 70 जो है वो रख देंगे, हो सकता है कोई तंग आके कोई इसको कम से कम कोई 50 तो देगा ही ना, आप उसकी रखी उतनी रहे कि जो उसको मिलेगा 25-30। तो इसमें हुकूमत क्यों नहीं इस साइड पे आती है मियाँ साहब, ये क्यों नहीं सोचती है? अच्छा देखिए, बेसिकली जो तनख्वाहों का मामला है, जिस तरह तनख्वाहें बढ़ाती है आम आदमी के लिए या सरकारी मुलाजमीन के लिए, और जिस तरह से अपनी पार्क्स एंड प्रिविलेजेस को वो इंक्रीज़ करती है, इसका कोई कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। क्योंकि बाजवा साहब, जो क्वेश्चन मैंने किया है मियाँ साहब से, ज़रा आप तो बताते ना, आपके जो मेंबर बैठे हुए हैं असम्बलियों में, उनको पिछले साल एहसास हुआ कि उनकी सैलरियाँ बहुत कम हैं, और विफाक में इंक्लूडिंग अपोजिशन सब इस एक पेज पे थे, और किसी एक पॉइंट पे मुत्तफिक हो ना हो, इस एक पॉइंट पे सारे एक पेज पे आ गए थे कि सैलरीज बढ़नी चाहिए। विफाक में 188%, पंजाब में 400% बढ़ गई, गरीब बेचारा 37 का 37 हज़ार ही रह गया। तो गरीब का भी कुछ सोच लीजिए, वोट के टाइम पे तो सारे याद आ जाते हैं सर। मैं आपका वो रिस्पॉन्ड करता हूँ। गुजारिश ये है, बिल्कुल आप लोगों ने दुरुस्त कहा, ये 400% की बात, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि कितने % बढ़ी होगी, लेकिन होता यूं है कि जब आप बजट पेश करते हैं तो सर कंफर्म करवा लें 400% बढ़ी थी। चले कोई बात, मैं आपकी बात मैं एडमिट करता हूँ, मैं आपकी बात से एग्री कर लेता हूँ, मान जाता हूँ, आपने दुरुस्त कहा, जो मेरे भाई बोल रहे थे उन्होंने भी दुरुस्त कहा होगा, डेफिनेटली कोई ऐसी इख्तिलाफी बात नहीं है, ठीक है, आपका दुरुस्त एतराज है। लेकिन इशू ये है कि जब हर जो सरकारी ऑफिसर हैं ग्रेड 1 से लेके 22 तक, उनकी सैलरीज अप्रोक्सीमेटली हर साल बढ़ाई जाती है, कभी 10%, कभी 15%, कभी 20%। तो जो नेशनल असेंबली या सेनेट है या सूबाई असम्बलियां हैं, उनकी जो सैलरी हर साल बढ़ाई नहीं जाती। अच्छा बाजवा साहब, ये ना पॉइंट मुझे पहले भी बताया गया था, इस पॉइंट पे मेरा पॉइंट हमेशा से ये रहा है, इस पॉइंट पे मेरा पॉइंट हमेशा से ये रहा है, या तो आप मान जाए कि जितने गरीब गुरबा हैं वो आके बैठते हैं असम्बलियों में और वो इस सैलरी पे पलते हैं, तो हम मान जाते हैं। जो सरकारी मुलाजमीन है, एक्चुअल में हम देखा जाए तो वो तो अपनी सैलरी पे चल रहे होते हैं। अच्छा मैं ना, क्या सरकारी मुलाजमीन को डेवलपमेंट फंड मिलता है बाजवा साहब? मुझे रोजाना ना किसी चैनल पे इस बात का जवाब देना पड़ता है। बाजवा साहब मेरा पॉइंट ले लें, इकट्ठा जवाब दीजिएगा ना दोनों का। क्या सरकारी मुलाजमीन जो हैं रुकन असेंबली को निकाल के उनको भी डेवलपमेंट फंड्स मिलते हैं? नहीं कतन नहीं है, कतन ऐसी कोई बात नहीं, सरकारी मुलाजमीन को डेवलपमेंट फंड। अच्छा, तो फिर तो कंपैरिजन बनता नहीं है ना सर। जिस साइड पे आप बात कर रही है ना, ये एक ओपन सीक्रेट है, मैं नहीं समझता कि आप मेरे मुंह से कोई ऐसे अल्फाज निकलवाएं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब कोई असेंबली में सैलरी बढ़ाई जाती हैं, वो 4 साल 5 साल नहीं 10 साल तक तनख्वाहें नहीं बढ़ी जाती हैं उनकी। सर गुरबा बैठे होते हैं ना असेंबलियों में, जरूरत होती है सैलरी बढ़ाने की। सुन ले, ऐसी बात नहीं है। सारे लोग वहाँ पे सारे लोग इशराफिया से ताल्लुक भी नहीं रखते। और सर कोई बता दे जिसका इशराफिया से ताल्लुक ना हो, इलेक्शन मुहिम में ही लाखों लग जाते हैं। अच्छा, ये आप इसका कभी देख लेना, आप लोगों का क्राइटेरिया भी ले लें, लोगों की सारी हिस्ट्री ले लें, तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा अमीर नहीं होते और अपनी सारी जमा पूंजी बेच बाच के तो फिर वो इलेक्शन पे लगा देते हैं। सर मेरे ख्याल में ना बाजवा साहब, मेरी सजेशन ले लें साथ, मेरे ख्याल में जो रुकन असेंबली है ना, उनको सैलरी देनी नहीं चाहिए, एंड साल के आखिर पे डेवलपमेंट फंड तो मिल जाता है। अब मैं इससे ज्यादा और क्या कहूँ? मैंने आपसे किया ना, आप मुझसे मेरे मुंह से क्यों कोई बात निकलवाना चाह रहे हैं? सर आप ये तो एक ओपन सीक्रेट है। सर आपकी हुकूमत बैठी हुई है ना, सवाल तो आपसे ही बनेगा। ये सबकी हुकूमत होती है, जो हुकूमत होती है सबकी है, आप भी है। ये अगर कोई ना माने तो लहदा बात है, ये सबके इलेक्टेड लोग होते हैं, सबके काम करना, सबकी
देखभाल, सबके इश्यूज को हल करना, मुआशरे के जो जिस तरीके से दर्दमंदी के साथ जितनी, और मेरे भाई जितनी दर्दमंदी के साथ बात कर रहे थे, या मुझे तो कई साल हो गए आपके साथ बजट पे बातें करते हुए, जितनी दर्दमंदी से आप गरीब की, किसान की बात करते हैं, और मेरी तो दिल करता है कि कभी आपको ना ट्राई करनी चाहिए, आप स्पेशल सीट पे वहां पर जाएं और आप देखें कि आप क्या पार्ट प्ले कर सकेंगे वहां पे जाके। तो ये जो IMF है, जो मेरे भाई ने बातें की, जो IMF है, जो ब्यूरोक्रेसी है, आप ना इस चैप्टर को ना खोलें। तो बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि जो बातें आपने की हैं गरीब की सैलरी के मुताल्लिक, और जो मेरे भाई ने बातें की हैं जो गरीबों के लिए, ये सब बातें दिल जला हुआ है आपका, इससे आप ये बातें करते हैं। और गवर्नमेंट का और सर दिल नहीं जला हुआ, हम आवाम के हकूक की बात करते हैं। चले बाजवा साहब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, क्योंकि मुझे समझ लग गई है कि आप इस बात का गोलमोल जवाब दे रहे हैं, और जाहिर सी बात है आपने अपनी पार्टी को डिफेंड भी करना है। फिर किसी वक्त पे बजट आएगा ना चंद दिन के बाद, उसके बाद दोबारा आपको पकड़ेंगे, बाकायदा डिजिट्स के साथ आपसे बात होगी। मुझे ये बता दें, हुकूमत तमाम सियासी जमातों के, फिर मैं मियाँ साहब की तरफ भी आती हूँ, हुकूमत तमाम सियासी जमातों की, तो भाई GB में तहरीके इंसाफ के लोगों को क्यों नहीं इलेक्शन मुहिम करने दी जा रही? वहाँ पे उनकी पार्टी को भी रजिस्टर्ड नहीं होने दिया गया, जिस पार्टी के साथ उन्होंने इलेक्शन करना था उसके भी कोई क्लैरिटी नहीं थी, जो इल्हाक करके उन्होंने इलेक्शन लड़ना था वो बाद में भी इश्यूज बन गए थे। तो फिर वहाँ पे क्यों नहीं हुकूमत तमाम सियासी जमातों की बन रही? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि पार्टी को जो है नो रजिस्टर नहीं किया गया। ये बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन मैं अर्ज करूं कि मैं आपको जस्ट रिमेम्बर करवाना चाहता हूं, और यकीनन आपको ये बात याद आ जाएगी कि ये 2 दफा जो PM है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये 2 दफा अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन की फाइल लेकर के वहां पे गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि जी हमें ये स्पेस नहीं दे रहे, हमें रजिस्टर नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन, हमने ये इलेक्शन करवाया है। तो दोनों दफा उन्होंने फादल चीफ जस्टिस साहब ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने फरमाया ओपन कोर्ट में कि भाई आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन है अपनी पार्टी का, आपने जो तरीकाकार वहां पे रखा हुआ है उस तरीकाकार के मुताबिक आप फाइल का, ये मैं बिल्कुल वही अल्फाज रिप्रोड्यूस कर रहा हूं। मुझे पता है कहा गया था कि आपने अपने पार्टी के आइन को फॉलो नहीं किया। शॉर्टकट में चलती हूँ, फिर आगे मियाँ साहब हमारे साथ हैं। नहीं तो ये क्यों नहीं करते? ये देखिए इतना बड़ा बाजवा साहब वन लाइनर, बाजवा साहब मुझे पता है, बाजवा साहब मुझे पता है आपने क्या कहना है, क्योंकि वक्त की किल्लत है। वन लाइनर आपको जवाब इसका दे देती हूँ। जितना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पार्टी आइन पे फोकस किया गया है ना, उतना अगर हमारे पाकिस्तान के आइन पे फोकस कर लिया जाता आज हालात बहुत बेहतर होते हैं। ठीक हो गया अब्दुल रहमान, जितना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के आइन पे फोकस किया गया है उतना अगर मेरे ख्याल में पाकिस्तान पे फोकस कर लिया जाता तो हालात बहुत बेहतर होते हैं। आपके ख्याल में GB में क्या होने जा रहा है? एक दफ़ा तो तीनों सियासी जमातें अपना CM वहाँ पे लेके आ चुकी हैं, मौजूदा हालात में क्या देख रहे हैं? 7 तारीख सेहरा किसके सर सजेगा? देखिए बात यह है कि ये एक हकीकत है और बड़ी बदकिस्मती है कि सारे कानून, सारे अखलाकी ज़ाब्ते, कायदे, ये सब तहरीक इंसाफ के लिए हैं। ना मुस्लिम लीग नून के लिए कोई आइन है, ना पीपल्स पार्टी के लिए कोई कानून है। सिर्फ जो तराजू है इलेक्शन कमीशन का वो तहरीक इंसाफ में उसने जमहूरियत नाफिज करनी है। मुल्क में जमहूरियत हो ना हो, मुल्क का इलेक्शन जितना मर्जी मुतनाज़ा और फ्रॉड हो, उसकी इस इलेक्शन कमीशन को कोई फिक्र नहीं है। लेकिन इसे तहरीक इंसाफ के अंदर खालिस जमहूरियत और खालिस क़यादत के लिए बहुत तकलीफ है और वो हम महसूस कर रहे हैं। अब मसला यहाँ पे ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की अगर सियासत की बात की जाए तो हमेशा से जो फेडरल पॉलिटिकल पार्टी है, लोगों का रुझान और हुकूमत के इख्तियारात और वसाइल की ताकत, ये एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि विफाक में जिस पार्टी की हुकूमत होती है गिलगित बल्तिस्तान में भी उसी की हुकूमत बनती है। और अभी इलेक्शन हुआ नहीं है और इलेक्शन से पहले ही धांधली का शोर है। फॉर्म 45, 47 की बहस शुरू हो चुकी है। कैंडिडेट्स को रैलियां निकालने से रोका जा रहा है, जलसे करने से रोका जा रहा है और बिलखुसूस तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। अब ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, ऑल पॉलिटिक्स आर लोकल।
तमाम सियासत मकामी होती है, मगर गिलगित बल्तिस्तान का सिनेरियो ये है कि वहां पर मकामी सियासत की बजाय पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के सियासी इख्तलाफात, तनाज़ात वो डोमिनेट कर रहे हैं इस इलेक्शन के ऊपर। अब जहां तक बात है इलेक्शन रिजल्ट्स की, तो 4 किंग सिटीज हैं, स्कर्दू, गिलगित, खिजर, ये 4 ऐसे, दियामीर, ये 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो किसी भी पार्टी की हुकूमत का फैसला करते हैं। 13 नशिस्तें हैं, 6 लाख के करीब वोटर्स हैं इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में। ये डिस्ट्रिक्ट्स जिस पार्टी की तरफ जाएंगे उस पार्टी के लिए हुकूमत बनाना बहुत आसान होगा। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि ये माजी के इलेक्शंस की तरह एक इलेक्शन होगा, एक एक्सरसाइज होगी जिसके रिजल्ट्स को कोई तस्लीम नहीं करेगा। लेकिन सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया ये है कि इलेक्शन विदाउट मैनिफेस्टो, मियां नवाज शरीफ के पास मुझे क्यों निकाला, कोई मंशूर नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई आइडिया नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी के पास भुट्टो, जियाला, पुरानी कहानियां, तहरीक इंसाफ, किसी के पास कोई प्रोग्राम, कोई मंशूर, कोई मैनिफेस्टो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए नहीं है कि भाई हम आपको डेवलपमेंट कैसे देंगे, हम आपके टूरिज्म को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करेंगे, हम किस तरीके से करूंगा। जी जी जी, अब्दुर्रहमान कर लें बात। जी जी, तो अवाम से तो पूछ रहे हैं, अवाम भी पूछती है कि जनरल बाजवा को वोट तुमने क्यों दिया, तुमने वोट को हिज़्ब तो का कत्लेआम क्यों किया, तुम मुल्क से क्यों भागे, तुमने एमआरओ क्यों किया, तुम हमेशा जर्नैलों के साथ डील करके पतली गली से क्यों भागते हो। कौम तो आपसे पूछती है भाई, कौम तो आपसे लंदन के फ्लैटों का हिसाब मांगती है। फिर आप कहते हैं कि अगर मेरे साथ से ज्यादा है तो तुम्हें इससे क्या। तो कौम, जब कौम सवाल करे तब भी कौम मुजरिम, और जब कौम इनसे कुछ मांगे कि भाई आप बताओ आके कि आप जीबी के लिए क्या करोगे, यानी ये देखिए कि डैम नहीं बन सका, दियामीर भाषा डैम मुकम्मल नहीं हुआ। एक शख्स का बाजवा साहब से जवाब ले लेते अब्दुर्रहमान। डैम वाले पापा जी, वो इमरान खान जिसने डैम के लिए फंडिंग की बात की। तो अब आप यहाँ पर आपको पता लगता है कि जो पॉलिटिक्स है वो नजरियात की पॉलिटिक्स नहीं है। ठीक हो गया अब्दुर्रहमान, वक्त की किल्लत है, मैं बाजवा साहब से जवाब ले लेती हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, आपके सवालों के जवाब बाजवा साहब से लेते हैं। बाजवा साहब जरा शॉर्टली बताएं। जिस तरीके से मेरे भाई ने बातें की, इन्होंने सिर्फ गिले शिकवे किए और कोई बात नहीं की। मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं ये समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल वहां पे अपना मैनिफेस्टो दिया है। उन्होंने सेहत के मुतालिक बात की है, उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मुतालिक बात की है। बाजवा साहब, इससे पहले कि आप लंबी चौड़ी बात बताएं कि मैनिफेस्टो में क्या क्या है, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जो पिछले मैनिफेस्टो थे 2024 पे, उन पे अमल दरामद हो गया? नहीं, मेरी बात सुन लेना, वहां पे पीटीए की गवर्नमेंट थी, उन्होंने पूरा नहीं, जो 2024 जनरल इलेक्शंस की बात कर रही हूँ। नहीं, मुझे ये बताएं, सर मैं 2024 जनरल इलेक्शंस की बात कर रही हूँ कि वो जो अरबों रुपए वो बाबा डैम की आपको प्रॉब्लम हुई, आपको उसको बड़ी तकलीफ हुई आपके दिल को, वो किधर है? वो बादशाह दियामीर डीम के जो क्यों कस्टडी में रखे भाई, क्यों रखे? सुप्रीम कोर्ट कौन होती है पैसे रखने वाली? सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है पैसे रखे अपने पास? सर, सुप्रीम कोर्ट कौन होती है अपने पास पैसे रखने वाली? सुप्रीम कोर्ट का क्यों खुलाए? गवर्नमेंट क्यों ना चलाए? क्या पनामा यार, क्या बात आप सर करते हैं यार, क्या बात आप करते हैं भाई? डिपार्टमेंट को दे और सर ना करे ये किसी आपके पास कोई एक भी बात नहीं है। मां स्वाए सास बहू की लड़ाई वाली बात आप करते हैं, आपके पास कोई काम की बात आपने ना की। आपने सास बहू वाली बातें की है, उसका पेट आपने फाड़ना था। अली बाबा 40 चोरों की कहानी नई बात कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम 20 भाई सुन रहे हैं, ये कोई नई बात करें। आप भाई, आप अपने शऊर की, आप अपना माइंड अप्लाई करें, आप अपना माइंड अप्लाई करें, आप शऊर की बात करें। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको सीधे आप क्या सास बहू की लड़ाई के पेट फाड़ना था, ये करना था, वो करना था भाई, सारी दुनिया लेके साहब। अभी आपने 80,000 अरब रुपए का कर्जा कहाँ गया है?
किधर लगे ये पैसे? यार आपको हिसाब दे रहे हैं भाई, हर चीज का हिसाब मौजूद है। इतनी डेवलपमेंट है, जो इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतनी डेवलपमेंट हो रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। सारी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है और तारीखी डेवलपमेंट है। पिछले 70 सालों में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई इंफ्रास्ट्रक्चर में, जितनी इन 2 सालों में हुई है। क्या बात आप करते हैं? आप कहीं बिजली कितने की है, आटा कितने का है, चीनी कितने की है, गैस कितने की है, पेट्रोल कितने का है? ये आपकी डेवलपमेंट के ही तो कारनामे हैं। ठीक हो गया, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। ये लंबी डिबेट है, ये एक लंबी डिबेट है। अब्दुर्रहमान खान आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुर्रहमान खान आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मियां इमरान अहमद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बाजवा साहब, आसिफ बाजवा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, एक लंबी डिबेट है, जैसी बात है 2 सियासी जमातों के मेंबरान एक प्रोग्राम में होते हैं तो फिर एक दूसरे पे तनकीद भी करते हैं, लेकिन तनकीद पॉजिटिव भी होनी चाहिए और उसका जो जवाब है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए ताकि आवाम तक कुछ वैलिड जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।